पता नहीं क्यों मातृत्व को स्त्रीत्व की पूर्णता की संज्ञा दे डाली गई है। रोमा को तो कभी ऐसा नहीं लगा। आखिर क्यों उसे कभी भी अपने गर्भ में भ्रूण को पलता महसूस करना रोमांचक नहीं लगा? क्यों नहीं हुई पूर्णता की दिव्य अनुभूति? उल्टे रोमा को तो बोझा सा महसूस होता रहा है माँ बनना। गर्भ में पलता भ्रूण जैसे किसी डायनासोर सा लगता रहा है, बेहद विशाल, भारी, डरावना। रोमा के लिए अभी तो ढेर सारी मंजिलें बाकी हैं तय करने को, कितनी ही ऊंचाइयां हैं बाकी छूने को। अभी तो उसे किसी बच्चे की किलकारी की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अभी तो उसे अच्छा लगता है ट्रैक पर दौड़ते समय उत्साहित करती भीड़ की उत्तेजित चीखें, शोर, शाबाश रोमा, बैकअप रोमा, तेज और तेज। हर जीत के बाद विक्ट्री स्टैंड पर नंबर 1 की सीढ़ियां चढ़ते समय तालियों की लयबद्ध करतल ध्वनि, कैमरों की झकाझक चमकती रोशनियां फ्लैश बल्बों की रोशनियों में नहा उठी। अखबारों की खेल पन्नों पर अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हासिल करना, विजयी मुद्रा में हाथ लहराते, विजयी मुस्कान से चमकती दंत पंक्तियां दिखाते समय कैमरे की आंखों में झांकना। जीवन को रोमा ने हरदम एक खेल की तरह ही तो लिया है, खेल समझकर ही जिया है। जीवन के प्रति रोमा की अपनी मान्यताएं हैं। आखिर असंख्य शुक्राणुओं की जद्दोजहद में किसी एक की विजय के बाद यह जीवन बनता है संयोग से, जिया भी जाता है संयोग से। मन मुताबिक जीना या इच्छानुसार मृत्यु को कोई पा सका है, तो फिर क्यों न संयोग से मिले इस जीवन को एक उम्दा खेल समझकर पूरी शिद्दत से खेला जाए, इसका भरपूर मजा लिया जाए। बीजिंग चीन की ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता के दौरान रोमा मिली थी डॉक्टर देव से। खिलाड़ी दल के चिकित्सक थे डॉक्टर देव। प्लेन में ही परिचय हुआ था और बीजिंग में ही तमाम औपचारिक दूरियां समाप्त हो गई थी। साथ साथ खूब घूमे थे दोनों बीजिंग की गलियां और शंघाई के बाजार। सैकड़ों युआन रोमा पर खर्च कर डाले थे डॉक्टर देव ने। कब रोमा देव के निकट और निकट होती चली गई थी पता ही नहीं चला। डॉक्टर देव से मिलने के बाद ही जैसे रोमा को अपनी पूर्णता का एहसास हुआ। भारत वापस आने के बाद वह डॉक्टर देव के साथ ही उनके ग्रेटर कैलाश वाले फ्लैट में रहने भी लगी थी। बिना शादी के ही दोनों के मन और देह की सारी दूरियां तय हो चुकी थी। दरअसल विवाह की कोई आवश्यकता थी भी नहीं। महज एक सामाजिक औपचारिकता पूरी करने में न डॉक्टर देव को कोई दिलचस्पी थी और न ही रोमा को। आखिर ऐसा भी क्या पा लेती हैं औरतें? वे खुले दिल और मुक्त विचार के थे। एक दकियानूसी परंपरा विवाह के बाद आखिर ऐसा क्या पा लेती हैं औरतें? बल्कि जो पास होता है वह भी गवा बैठती है। बालों से सरसों के तेल की झांस, कपड़ों में आटे की टिकिया चिपकाए हम बिस्तर पर जब सो जाओ तो पोर पोर टूटती है। फिगर बिगड़कर
आटे का बोरा, एक बुझे सिगरेट के टोटे सा जीवन, पत्नी से ज्यादा मां बनकर डोलती फिरना। रोमा को ऐसी घरेलू पत्नी या माताजी बनना कभी मंजूर था नहीं। दिल्ली के एक फ्लैट में डॉक्टर देव के साथ रहते हुए रोमा को कभी अपराध बोध या ग्लानि का एहसास तक नहीं हुआ था। मार्टिना नवरातिलोवा अगर समलैंगिकता के अधिकार के लिए लड़ सकती है और क्रिस एडवर्ड से अपने संबंधों को स्वीकार कर अदालत का सामना कर सकती हैं, तो रोमा को भी सामाजिक प्रतिबंधों का कोई भय नहीं। जहन्नुम में जाएं लोग। वैसे भी महानगर की भागम भाग जिंदगी में इन छोटी मोटी चीजों को खुर्दबीनी निगाह से देखने भागने का समय किसके पास रहता है। डॉक्टर देव के लिए भी रोमा का साथ या रिश्ता कभी किसी हीन ग्रंथि का कारण नहीं है। विवाह पूर्व के यौन संबंधों को भी वे कोई पाप नहीं समझते। यह तो महज एक शारीरिक जरूरत है, भूख प्यास या नींद की तरह। आखिर विवाह ही तो प्रेम का चरम नहीं, वर्जनाओं के पार भी कई ऐसे रिश्ते हैं जो परिभाषित भले ही न किए गए हों, पर प्यारे रिश्ते हैं, जैसे डॉक्टर देव और रोमा का संबंध। आखिर हर रिश्ते पर दवा की शीशियों की तरह एक लेबल चिपका देना जरूरी भी तो नहीं। सुबह सुबह जब इंडिया गेट या कभी शांतिवन तक जॉगिंग कर पसीने से भीगे घोड़े सी लौटती है रोमा, चाय के प्याले के साथ डॉक्टर देव की आत्मीय मुस्कान जैसे रोमा की नसों में किसी उत्तेजक रसायन का काम करती। हमेशा रोमा का उत्साह ही तो बढ़ाते रहे देव। तुम्हारे डेडिकेशन को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिरोशिमा में तुम काफी सफल रहोगे। देखो, इठलाती रोमा, बाधा दौड़ में थोड़ी और मेहनत करनी होगी मुझे। काश देव एक बार, बस एक बार में बाल संभा की बराबरी कर पाते। What rubbish! धड़कते डॉक्टर देव आखिर ल्यूसियोमेल का विश्व रिकॉर्ड 11.2 सेकंड ही तो है। अब उषा 10.31 सेकंड का समय निकाल सकती हैं, तो तुम क्यों नहीं? बस कुछ सेकंडों की ही तो बात है। अगर इसी तरह तुम फाइनल में अपना सब कुछ छोड़ दो तो झांग यू की भी बराबरी कर सकोगी। डॉक्टर देव की बात जैसे ऑक्टेन 83 को ऊर्जा घोल देती है रोमा के रक्त में, पर डॉक्टर देव का साथ सिर्फ साल भर का ही रहा। पिछली सर्दियों में डॉक्टर देव को फ्रैंकफर्ट की एक माइक्रो रिसर्च लेबोरेटरी से बेहतरीन ऑफर मिला। 1 साल का प्रवास, अलगाव के ये दिन कैसे झेल पाई रोमा, यह रोमा से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जिस रात डॉक्टर देव की फ्लाइट थी, शायद उसी रात रोमा के गर्भ में आया था यह नामुराद, कैसे बेवक्त टपका था यह बच्चा। हाँ, डॉक्टर देव यहाँ फ्रैंकफर्ट में थे और अगले 6 मास बाद ही रोमा को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर खरा उतर कर दिखाना था। हिरोशिमा की ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता के दल में चुने जाने का अपना दावा पेश करना था। रोमा को बच्चे अच्छे नहीं लगते ऐसी बात नहीं थी, पर असमय का बच्चा एक मुसीबत ही तो।
कितना चाहा था रोमा ने कि अपने भीतर पलते इस मांस के लोथड़े से छुटकारा पाए। ये अजन्मा बच्चा एक रोड़ा ही तो था रोमा के कैरियर में। जैसे अपनी सर्वश्रेष्ठ दौड़ दौड़ते हुए आप फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाले हों कि ट्रैक के बीच उगाए कोई शिला। जिस चांद को पाने के लिए जमीन आसमान एक करती रही थी रोमा, मानो उसे ग्रसने आ रहा था यह राहु सदृश जीव। हर एथलीट नॉर्वे की इंग्रिड क्रिस्टियन नहीं हो सकती जो एक बच्ची को जन्म देने के बाद ही लंदन मैराथन पूरी कर ले। नहीं, इस बच्चे से तो छुटकारा पाना ही था, वरना साल भर की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती। सारे स्वप्न धराशायी। डिप्रेशन के दौरों में रोमा ने कितनी ही अवसाद रोधक दवाएं खा डाली, सरमोटोल एंडिटॉप, कितने ही ट्रैंक्विलाइजर्स, डिस्परीन, डेस्ट्रॉन, पर बच्चा तो जैसे किसी प्रेत की तरह रोमा के शरीर ही नहीं दिलो दिमाग पर भी काबिज होता चला गया। गर्भपात की गोलियां भी उसे खत्म नहीं कर पाई थी। सारे प्रयास बेकार बेअसर। पता नहीं इस कमीने की नाल किस अमृत कलश से जुड़ी थी कि यह तो बस पैदा हो जाने की जिद कर बैठा था। आखिर रोमा ने डॉक्टर देव को फ्रैंकफर्ट केबल भेजा था। फोन पर किसी भी तरह शीघ्र अतिशीघ्र लौटने का रोना रोया था। किसी प्रकार 2-3 दिन के लिए भारत लौटे थे डॉक्टर देव। पहले तो उनका क्रोध रोमा पर ही उतरा। इतनी बेवकूफ होगी तो मैंने तो सोचा भी नहीं। कई एहतियाती उपाय थे, पर तुम तो माताजी बनने की तैयारी किए बैठी थी। टूट गई थी रोमा। डॉक्टर देव का क्रोध भी स्वाभाविक ही तो था। यह अजन्मा बच्चा डॉक्टर देव के भविष्य के सितारों जड़े आकाश पर किसी प्रेत की छाया सा मंडराने जो लगा था। क्या यह अकेले मेरा है? रोमा ने कहा। कुछ करो देव, मेरा तो करियर ही चौपट हुआ जा रहा है। मुझे मुक्त करो इस प्रेत से। मेरा भविष्य, मेरे सपने, मैं अपनी आंखों से अपने सपनों का टूटना नहीं देख सकती। मैं तो खत्म ही हो जाऊंगी। गर्भस्थ शिशु भी शायद सारे वार्तालाप पर अभिमन्यु सा कान लगाए था। इसके पहले कि डॉक्टर देव मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढ पाते, रात को ही रोमा को दर्द उठने शुरू हो गए। वक्त से पहले ही रोमा के पेट में पलता जीव मानो गर्भाशय की कैद से छूट भागने के लिए हाथ पांव मारने लगा था। सारी रात जूझते डॉक्टर देव, बिना नर्स, बिना एक्सपेरिमेंट्स के प्री मैच्योर डिलीवरी के इस केस ने देव की पेशानी तर कर दी। आखिर बच्चा आ ही गया था, अनचाहा मेहमान। रास्ते का पत्थर, बाधा दौड़ का इतना ऊंचा हर्डल जिसे फलांगने से रोमा हमेशा कतराती रही। अंततः सुबह जन्मा हुआ बेतहाशा एंटीबायोटिक गोलियों की मार से क्षत विक्षत, हटे होठ, कटे मुड़े कान, अष्टावक्र सी टांगें बाहें, हाल उतारे मेमने सा। पहली बार तो इस लिजलिजे मांसपिंड को देखते ही चीख कर अचेत हो गई थी रोमा। उसका अपना बच्चा इतना बदसूरत, अपने भीतर इस भयावह जीव को छह मास तक कैसे ढोती बर्दाश्त करती रही रोमा। बेहोशी में भी वह बड़बड़ाती रही थी, दूर करो इसे, दूर हटाओ इस भेड़िए को प्लीज देव। यह तो राक्षस
है, मेरा बच्चा ऐसा कैसे, प्लीज गेट इट अवे। लगभग सारा दिन डॉक्टर देव अंतर्द्वंद में उलझे रहे। इस बच्चे से मुक्ति पाने के तरीके सोचते रहे। पॉश कॉलोनियों में कूड़े के बड़े बड़े ढेर भी तो नहीं होते जिसमें वे बच्चे को दबा सकें। जीवित शिशु को घर से बाहर लेकर निकलना कतई मुमकिन नहीं। रात में भी शहर में दूर तक ले जाना खतरे से खाली नहीं। कहीं रो पड़ा तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जीपें प्रेतों सी रात भर विचरती रहती हैं सड़कों पर। कहीं किसी चेक नाके पर उन्हें रोक लिया तो काफी आत्ममंथन के बाद डॉक्टर देव किसी ठोस निर्णय तक पहुंच चुके थे। जिस शक्ल सूरत के साथ यह बच्चा जन्मा है, अपने जन्मदाताओं पर एक बोझ बनकर ही जिएगा। यदि जी पाया तो स्वयं इसका जीवन इसके लिए ही भार हो जाएगा। बड़े होने पर, अक्ल आने पर यह रोमा से कैफियत भी तलब कर सकता है, क्यों खाई तुमने ऐसी दवाएं? मेरे जीवन से अधिक कीमती और प्यारा था तुम्हें अपना करियर। कैसी माँ थी तुम? क्यों दी मुझे यह बदसूरत जिंदगी, यह बदशक्ल विरासत? जीवन भर अपने जन्मदाताओं को धिक्कारता रहेगा। कैसे सामना कर सकेगी रोमा इस तरह भी भयावह और त्रासदपूर्ण नियति से? तो इसका मर जाना कहीं बेहतर होता। काश रोमा ने पहले ही सावधानी बरती होती। काश डॉक्टर देव कुछ और पहले ही लौट चुके होते। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की आड़ में इस अनचाहे गर्भ से चुटकियों में छुटकारा पाया जा सकता था, पर अभी भी वह हाथों से फिसला नहीं है। इस बच्चे से छुटकारे की अभी भी एक सूरत बाकी है। इसे खत्म कर दिया जाए। भविष्य के त्रासदपूर्ण जीवन से एक शांत और निश्चिंत मृत्यु का दान देना ही हर एक के लिए हितकर होगा। मर्सी किलिंग कोई अपराध नहीं। करुणा मृत्यु देना क्षम्य है। डॉक्टर देव को याद आते हैं ऐसे एक दो केसेस, इसमें कोई झंझट है भी नहीं। बस बच्चे की नस में 1 मिलीलीटर नाइट्रोबेंजिन या साइट्रोचिन इंजेक्ट कर देना पर्याप्त। मीठी नींद और सुंदर सपने देखते हुए शनैः शनैः यह अनंत निद्रा में सो जाएगा। समाप्त हो जाएगा सारा फसाद, निष्कंटक हो जाएंगी रोमा की राहें, और बच्चे को अपने कुत्ते जैसे चूर चूर करते प्रारब्ध से मिल जाएगी मुक्ति। बस यही आखिरी रास्ता बचा था। देर रात गए अपनी रिसर्च लेबोरेटरी से एक एम्यूल नाइट्रोबेंजिन नामक धीमा जहर लिए लौटे थे डॉक्टर देव। पर रोमा पता नहीं दिन भर क्या क्या सोचती रही थी कि अंतिम समय में उसका निर्णय डगमगाने लगा। डॉक्टर देव ने इंजेक्शन तैयार करते हुए कहा था, रोमा तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। इसकी छटपटाहट शायद तुमसे ना देखी जा सके। नहीं देव, रोमा ने डॉक्टर देव की बात थाम ली, इसे जीने दो। बात को समझो रोमा, इसे जीवन दिलाकर तुम अपने भविष्य, अपने करियर और अपने सपनों के लिए मर्सी किलिंग मांग लोगी। सो लेट मी किल हिम। नहीं देव, सख्ती से बोली थी रोमा, मेरे भीतर पलते हुए इसने जीवन के लिए जो जद्दोजहद की है मैं ही जानती हूँ। मैंने महसूस किया है इसके डर को, भय से धड़कते दिल को। अब
जब यह जीवन मौत की बाजी जीत कर आ ही गया है तो इसे जीने ही दो, इसे धोखे से न मारोगे। डॉक्टर देव ने आश्चर्य से रोमा को देखा। कुछ बदली बदली सी लग रही थी रोमा की आंखें। उसकी आंखों से एक अजनबीपन झांक रहा था जिसे डॉक्टर देव पहचान नहीं पा रहे थे। वे तनिक झुंझला उठे। बेवकूफ मत बनो रोमा, क्षणिक भावुकता से जीवन नहीं चलता, बी प्रैक्टिकल। नहीं देव नहीं। रोमा की हथेलियां किसी उकाब के पंजे की तरह डॉक्टर देव की बाहों पर कसती चली गईं। यह एक हत्या होगी, सोची समझी और सुनियोजित। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पर इसके लिए यही अच्छा है। वैसे भी एक घिनौने जीवन से शांति की मौत हमेशा बेहतर होती है रोमा। यह तो एक मर्सी किलिंग है। विक्षिप्तों से चीख पड़ी रोमा, शट अप यू, शट अप यू। क्या यह बोध बच्चा तुमसे दया की भीख मांग रहा है? क्या इसकी सुथरी आंखों में मौत की याचना दिखती है तुम्हें? देव तुम डॉक्टर हो, जीवन देना काम है तुम्हारा, बट यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर अ किलर। तुम डॉक्टर हो ही नहीं सकते। तुम तो एक ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो जिसके लिए अपने बच्चे के जीवन का भी कोई मोल नहीं। तिलमिला उठे डॉक्टर। रोमा तो एकदम झपकियों सी बातें कर रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। बच्चे का मुर्दा जिस्म भी सुबह से पहले ठिकाने लगाना था और रोमा बेमतलब बहस में देरी किए जा रही थी। खींच कर डॉक्टर देव ने जबरन रोमा को कमरे से बेडरूम में धकेल दिया और अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बोल्ट कर दिया। कुछ मिनटों बाद जब डॉक्टर देव अपने कमरे से लगे बेडरूम में पहुंचे तो रोमा डबल बेड के पलंग पर चढ़ी यूं हरकतें कर रही थी मानो ट्रैक पर ही दौड़ रही हो, ठीक किसी कन्वेयर बेल्ट पर जॉगिंग करते आदमी की तरह। वह अपनी जगह पर ही स्थिर थी पर उसके दोनों पैर यंत्रवत दौड़ने जैसी हरकतें कर रहे थे। पसीने से नहाई हुई थी रोमा मानो कोई लंबी रेस दौड़ रही हो। पोनी टेल की शक्ल में पीछे बंधे उसके छोटे बाल घोड़े की दुम की तरह उछल रहे थे। डॉक्टर देव को देखते ही उसने प्रसन्नता भरी, किलकारी भरी और लगभग चीखते हुए बोल उठी, देखो देव, बच्चे जन्मने के बाद भी वही दमखम है मुझ में। देखो मेरी स्टेपिंग, मेरी रफ्तार, मेरी फिनिशिंग। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं अभी भी लंबी रेस दौड़ सकती हूँ। मैं इंग्रिड क्रिस्टिया। रोमा की आंखों से दहशत टपक रही थी। डॉक्टर देव के हाथ से खाली सिरिंज छूटकर गिर पड़ी। विक्षिप्ता सी हरकतें करती रोमा को देख डॉक्टर देव यह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किसी असाइलम में फ़ोन करना चाहिए या फिर मर्सी किलिंग का एक और इंजेक्शन तैयार करना चाहिए। आखिर उन्हें शाम की फ्लाइट से वापस फ्रैंकफर्ट भी तो लौटना है। ये कहानी राकेश कुमार सिंह, चर्चित कथाकार उपन्यासकार की हंस के दिसंबर 1996 अंक में प्रकाशित हुई थी। उस वक्त मैंने अपना BA ख़त्म किया था और सिम्बायोसिस की पढ़ाई पढ़ने गई थी, मतलब पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ने सिम्बायोसिस गई थी। केवल साल से मुझे ये याद आया। लेकिन ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा इस कहानी पर टिप्पणी नहीं करूँगी सिवाय इसके कि मुझे लगता है कि यह स्त्री पात्र जो इतनी सशक्त धावक बन सकती है वह क्यों इतनी कमज़ोर हो गई कि पहले तो उसने वो दवाएं खा ली और फिर बच्चा न गिरा सकी
और न ही उसे बचा सकी। जब वह लड़ाई कर रही थी डॉक्टर देव से, तो उसने क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करती हूँ। क्यों किसी पुरुष के प्रेम में इस तरह से पागल हो जाती हैं स्त्रियाँ कि एक तमाचा मारकर उसे सही और गलत का भेद नहीं बता सके। मतलब ये अब तक तो कहानी उस मोमेंट तक, जब तक कि रोमा ने विरोध नहीं शुरू किया था डॉक्टर देव का कि इसे जीने दो, लगभग एक लीक में चल रही थी। अगर रोमा ने गर्भपात कर दिया होता तो ये बिल्कुल सीधी चलती, लेकिन यहीं पे कहानी सशक्त होती है कि लोग जटिल होते हैं, लोग बहुत जटिल होते हैं, विरोधाभासों से भरे हुए, और यही बात। लेकिन रोमा जितनी मजबूत दिखती है, जितनी सशक्त धावक है, अपने ही सपनों से हार गई। न ये न माया मिली न राम, की नियति रोमा की हो गई। एक स्त्री हार गई और पुरुष जीत गया। वह शायद उसकी हत्या भी करके फ्रैंकफर्ट जाने को तैयार है, और यह पता नहीं सचमुच विक्षिप्त हो गई, अब दौड़ भी पाएगी या नहीं पता नहीं। तो ये कहानी स्त्री विमर्श की कहानी बनकर अंत में सामने आती है। मैं बधाई देती हूँ कथाकार को। स्त्री मन को भी अच्छे से उकेरा है और पुरुष मन को भी, और जीवन, आज के जीवन की जो विद्रूपता है, जो त्रासदी है, सपनों के हाथों बिका हुआ, जिसमें संवेदना ही खत्म हो जा रही है पुरुष की खास करके, और स्त्री में कुछ बची हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि स्त्रियों के पास और ताकत आए। इस अपील के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस कहानी को सुनने के लिए। इस कहानी ने मुझे भीतर तक हिला दिया, इसलिए मैंने यह टिप्पणी की। नहीं तो मैं सीधा कहती केवल इतना कि बेहद सशक्त कहानी है, लेकिन पात्रों का मनोविज्ञान, रोमा का समूचा मनोविज्ञान, और डॉक्टर देव जिनका कोई मनोविज्ञान ऐसा है ही नहीं, वह आदमी ही नहीं है, वह मशीन की तरह दैहिक सुख भोगता है और रोमा पर ही जिम्मेदारी डालता है गर्भवती होने न होने की, गर्भ से निजात पा लेने की। उसमें इतनी क्षमता है कि वह उसने बच्चे को डिलीवर कर दिया, उसकी हत्या भी कर दी, और उसे वह मर्सी किलिंग कह रहा है। तो यह शीर्षक जो है, यह दरअसल एक सटायर है, एक आयरॉनिकल, एक व्यंग्यात्मक शीर्षक है कि हम हत्या को मर्सी किलिंग कह रहे हैं। उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था और हमारी व्यवस्थाएं कहाँ कैसे चूक गई, दो इतने आधुनिक लोगों के द्वारा एक बच्चे की हत्या को रोकने में, ये सवाल हमारे सामने खड़ा करती है यह कहानी। एक सुंदर सशक्त धावक यूं ही बर्बाद हुई, एक लिव इन रिलेशनशिप के आधुनिक त्रास की कथा है यार दोस्तों। लिव इन को हम बड़ा वो मानते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, लोगों को इसमें आज़ादी है, प्रेम इसमें बंधनों से मुक्त है, और ये खुले विचार वालों की संस्था है। लेकिन देखिए कि इस संस्था की क्या क्या परिणतियाँ संभव हैं। तो दोस्तों, ये लिव इन वर्सेस शादी की तुलनात्मक बात नहीं थी, ये केवल अति आधुनिक लोगों के संवेदना शून्य हो जाने की बात है। लड़की में कुछ बचती भी है, क्योंकि दैहिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो जीवन उसके भीतर धड़क रहा है, वह उसको मार नहीं पाती। तो हमारी स्त्रियां और मजबूत हो। भ्रूण हत्या पर कितनी कविताएं हैं मेरी भी, बेटियों को जन्म लेने देने पर कितनी कविताएं लिख रही हैं स्त्रियां। और मैं राकेश जी को इस बेहद सशक्त कहानी के लिए पुनः बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आपको।